हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के टॉपिक में बेसिकली मैं कवर करने जा रहा हूं द कंसेप्ट ऑफ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। ये टॉपिक आज से 4 से 5 साल पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। अब अगर आप पिछले 4 या 5 साल का अगर गेट के पेपर का ट्रेंड देखते हैं, सो आई कैन से इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनसाइड योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या फिर डिवाइसेस। इज अ पार्ट क्लियर? तो चलिए ज़्यादा लेट किए बिना विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। तो मेरा बेसिक पहला फोकस होगा एंड दैट इज नथिंग बट द जनरेशन। So firstly we'll try to understand what do I mean by the generation of the charge carrier। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, वहां सब के सब जो एटम्स है वो क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं इन अ फॉर्म ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बाय द वे कोवेलेंट बॉन्ड में जो बसे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसको एक्सटर्नल एनर्जी एज अ इनपुट अगर मिले तो शायद वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, फ्री होना चाहेगा, बिकॉज दे विल हैव द एडिक्वेट काइनेटिक एनर्जी सच दैट दे विल ब्रेक देयर बॉन्ड एंड दे मे कम आउट। तो अगर बाय द वे आपने मटेरियल पे, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, एक्सटर्नली अगर क्या किया है, एनर्जी सप्लाई किया है, सो इलेक्ट्रॉन की एस्केप की प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़ के कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर आया तो कहीं ना कहीं एक एम्प्टी स्पेस बनाएगा, और विच इज नथिंग बट द होल। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को, इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर बार and the electron escapes from its covalent bond, or I can say in energy band diagram the electron escapes from the valence band and goes to the conduction band, put together a new electron and hole pair। इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर escape होकर कंडक्शन में गया है तो डेफिनेटली होल बनेगा। न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर गेट्स जनरेटेड एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कल के दिन अगर आपने क्या लिया, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लिया, और किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता था, आपने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया है कुछ ऐसा, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रिंसिक का भी हो सकता था, एक्सट्रिंसिक का भी हो सकता था। तो अभी तक क्या था इसमें, आपके कोवेलेंट बॉन्ड से ये क्या थे, इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए थे, कुछ ऐसा ये। ठीक है, कुछ ऐसा। बाय द वे आपने क्या किया, एक्सटर्नली कोई एनर्जी इनपुट में दिया। एनर्जी के किस फॉर्म में आपने इनपुट दे सकते हो देखेंगे। आपने एनर्जी इनपुट में दिया और उस एनर्जी इनपुट में देने के कारण कायदे से वन इलेक्ट्रॉन गॉट एस्केप्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एस्केप किया है तो एक एम्प्टी स्पेस बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, और एक एम्प्टी स्पेस बनाएगा। सो आई कैन कॉल इट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। रादर कॉलिंग इट होल अलोन, रादर कॉलिंग इट इलेक्ट्रॉन अलोन, आई कैन कॉल इट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो ये कहीं ना कहीं केस है जनरेशन ऑफ EH पेयर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। किसका जनरेशन मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। इज इट पार्ट क्लियर? और ये जो आपने एनर्जी दी है ना बाहर से, ये कई फॉर्म में हो सकता है। चाहे वो हो सकता था आपका फोटोन एनर्जी, ये हो सकता था फोटोन एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी, या फिर हो सकता था फोनॉन एनर्जी, या फिर मैं बोल सकता हूं इन एब्स्ट्रैक्ट वे थर्मल एनर्जी, और या फिर हो सकता था क्या, बाय द वे कोई इलेक्ट्रॉन जो यहां मूव कर रहा है फ्रीली, वो इसको जाके इतना जोर से ठोका कि अपना काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर चुका है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर चुका है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से शिफ्ट हो गया। इसको मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं आगे जाके देखूंगा, मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा इम्पैक्ट आयनाइजेशन से। इज दैट पार्ट क्लियर? तो जनरेशन का मतलब थोड़ा सा लिख लेंगे। जनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन केप्ट इन वैलेंस बैंड गेट्स sufficient energy to break their bond and it results the pair of electron and hole pair generation, and this complete process is called the process of electron and hole pair generation, या फिर मैं बोल सकता हूं कैरियर जनरेशन। ठीक है, और अगर मैं बैंड गैप में देखता हूं तो बैंड गैप में कुछ कहानी ऐसी हो सकती है। लेट्स टेक, दिस इज व्हाट माय कंडक्शन बैंड, आई हैव टेकन द लीस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड एज E of C, and similarly this is nothing but my valence band, I have taken its maximum energy as EV।
EV। तो होगा क्या, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहां आपका जो इलेक्ट्रॉन कहां रखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको मैं मान के चलता हूं इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन केप्ट इन अ वैलेंस बैंड, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एनर्जी और वो कहां चला गया कंडक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपके पीछे क्या बना के गया है, एक होल बना के गया है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं, इट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। और इस पूरे के पूरे को बोल सकता हूं प्रोसेस ऑफ जनरेशन। तो आप इसको लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी समझ सकते हो और किसके फॉर्म में समझ सकते हो, एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हो। लेकिन अब इसमें मैं देखूं कि कायदे से जनरेशन को ब्रॉडली अपन कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि अगर आपको क्या करना है, चार्ज कैरियर जनरेशन की स्टडी करनी है अक्रॉस सेमीकंडक्टर बार, तो कायदे से कौन कौन से टर्म्स हैं या कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जिसके थ्रू अपन जनरेशन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली द जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जनरेशन of charge carrier is that part clear? Is basically divided in three parts. First is gonna be photogeneration. The second is gonna be phonon generation, and the last is gonna be impact ionization. Ionization. Is that part clear? यार एक चीज ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या होगा आपके पास ड्राइविंग फोर्स होगा, वो होगा क्या, फोटोन जनरेशन। तो आप ये देखेंगे कि गेट में लगभग टाइम जो एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज, या अभी मान के चलो जो एक्सेस चार्ज कैरियर, या फिर सीधे सीधे जनरेशन का जो बेसिक क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, वो क्या होता है, फोटो जनरेशन। आप आगे देखेंगे फोनॉन जनरेशन लीस्ट यूज्ड टेक्निक है और गेट में अभी तक इससे प्रॉब्लम भी नहीं आया है। और इंपैक्ट आयनाइजेशन की डिटेल्ड स्टडी करेंगे आप जब क्या पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरे लिए फोटो जनरेशन और दूसरा क्या, इंपैक्ट आयनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, बट पढ़ेंगे अपन तीनों के तीनों। तो सबसे पहले अपन डिटेलिंग करेंगे किसका, फोटो जनरेशन का। डिटेलिंग करेंगे अपन फोटो जनरेशन का, चलिए इसकी डिटेलिंग करने से पहले मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं ये कहानी है क्या। बाय द वे आपने एक मटेरियल लिया, जिसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो Eg है, वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई सा भी एक मटेरियल हो सकता है। लेट्स टेक दिस इज माय कंडक्शन बैंड, the lower most energy associated with the conduction band has been taken as EC, and similarly the higher or highest most energy associated with the valence band has been taken as EV. If we take the energy differences between EC and EV has been taken, its forbidden energy gap, which is nothing but E of G. By the way, आपने क्या किया है, बाहर से लाइट क्या किया है, इस पे फॉल कराया है, किस पे, मटेरियल पे फॉल कराया है। और पता चल रहा है जो लाइट आपने फॉल कराया है उसके इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, मैंने फोटोन पैकेट और उसके एसोसिएटेड एनर्जी के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस किया है। एसोसिएटेड एनर्जी है वो अगर बड़ी है किससे, Eg से, और एट वर्स्ट क्या है, बराबर है। तो यहां ध्यान देना, Eg जो है वो क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। Eg जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसका है, ये आपका यूज सेमीकंडक्टर का। और जो E है वो क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट आपने फॉल कराया उसके इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स पे जो एसोसिएटेड एनर्जी थी वो कितनी थी। तो इसका मतलब ये मान के चलना, कायदे से जो लाइट फॉल कर रहा है आपके मटेरियल के ऊपर, ये तो आपके बैंड थ्योरी के टर्म्स में देख रहे हो, आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि कल के दिन आप क्या कर रहे हो, ये आपका मटेरियल है, ये बाय द वे एक मटेरियल है, आप क्या कर रहे हो, यहां पर लाइट फॉल करा रहे हो। लाइट फॉल करा रहे हो। इज दैट पार्ट क्लियर? तो लाइट फॉल करा रहे हो तो कहीं ना कहीं लाइट की इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स की एनर्जी E होगी। ये मटेरियल आप कुछ भी यूज कर लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एन टाइप, पी टाइप, जो भी यूज कर लो, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। अगर ये E जो है ना, अगर ग्रेटर देन है क्या, Eg से, और एट वर्स्ट अगर इसके बराबर भी है, तब ये जो लाइट्स है ना, या फिर मैं फोटोन पैकेट्स हैं, वो क्या होंगे, इस बार के अक्रॉस क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे। क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे। और अगर ये अब्जॉर्ब होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्या रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए वैलेंस बैंड में, दे विल गेट सफिशिएंट एनर्जी दैट दे मे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड पुट टुगेदर देयर जनरेशन विल बी टेकिंग प्लेस।
अगर बाय द वे ई आपका छोटा हुआ ईजी से, तो आपका कायदे से आपके पास दो डिस्क्रीट क्या है लेवल है, या तो आपका ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है वो ईवी है, और या फिर क्या होगा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी लेवल जो है क्या है, ईसी है। तो कायदे से आपको फ्री करना है अगर इलेक्ट्रॉन को, तो मिनिमम एनर्जी तो ईजी चाहिए ही चाहिए होगा, और वो सप्लाई कहां कर रहा है, लाइट। तो इसका मतलब लाइट के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी जो ई है वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एट फर्स्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ईजी के। तो एक चीज ध्यान देना, until and unless E is not greater than equals to of Eg, there will not be any absorption. किसका absorption माई मेरे भाई, absorption of your photon packets। अगर absorption होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं there will be a process of generation। किसका, EH पेयर का, EH पेयर का। ठीक, आगे अगर लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब अगर एक फोटोन पैकेट अगर अब्सॉर्ब हो गया प्रॉपर्ली, तो कहीं ना कहीं आपके उसके बिहाफ में क्या मिलने जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन मिलने जा रहा है। तो इसका मतलब वन अब्सॉर्प्शन, किसके अब्सॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फोटोन पैकेट के बारे में, ये क्या रिजल्ट करेगा, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। और बाय द वे आपने क्या लिया है, n नंबर ऑफ फोटोन पैकेट्स एब्जॉर्प्शन लीड करेगा n पेयर का मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n नंबर ऑफ होल के जनरेशंस को। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा ये कहानी याद रखना। ठीक, आगे एक स्टेप और देखता हूं मैं, ध्यान देना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जो E इज ग्रेटर देन Eg, एक स्टेप और आगे जाता हूं मैं, तो इसका मतलब जो मिनिमम एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद क्या होना चाहिए, आपका लाइट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू Eg होना चाहिए, Eg होना चाहिए फॉर द अब्सॉर्प्शन। और अगर मैं इसको रिवर्स मैनर में देखूं, तो मैंने लास्ट टाइम देखा हुआ था E is equals to of hc divided by of lambda, or I can say E is inversely proportional to the lambda. If E is maximum, lambda is gonna be minimum। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप E मिनिमम की वैल्यू निकाले हो, तो यहां से आप निकाल सकते हो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ऑफ Eg से जो करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ व्हाट, hc डिवाइडेड बाय ऑफ Eg। तो कायदे से आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो वो मटेरियल ऑब्जॉर्व कर सकता है, वो बराबर होगा hc विच इज अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द व्हाट, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ Eg। और इस लैम्डा मैक्स को भी बोला जाता है क्रिटिकल वेवलेंथ। व्हाट इट्स कॉल्ड, क्रिटिकल वेवलेंथ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा ऑफ सी। तो आज के बाद से ये ध्यान देना कि भैया अगर आपको अब्सॉर्प्शन चाहिए आपके फोटोन पैकेट का, तो व्हाट इज द बेसिक नीड, कि आपका जो लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा किसका, लाइट का, वो बड़ा होना चाहिए, सॉरी लैम्डा जो लाइट का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आपके लैम्डा सी से। और सिमिलरली लाइट का जो एनर्जी लेवल E बड़ा होना चाहिए आपके क्या, Eg से। What is the lambda over there? The lambda is nothing but the what wavelength associated with light. Lambda C is nothing but the critical wavelength. E is nothing but the photon packet energy associated with the light. Eg is nothing but the forbidden energy gap of the material in which the absorption is expected. और यही आपका क्या है, केस है। ये क्या है आपका केस है। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आप इसको फंडामेंटली अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ ऐसा। मैंने फिर क्या किया यहाँ पर, बाय द वे क्या बनाया है, बैंड बनाया है। तो ये हो सकता है आपका EV, ये हो सकता है आपका EC। आपको बाहर से जो एनर्जी E आ रही है which is a photonic energy, E is greater than the forbidden energy gap Eg, which is nothing but the EC minus EV। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, EV से एक्साइट करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो डेफिनेटली इट विल लीव अ होल बिहाइंड। एक इलेक्ट्रॉन बाय द वे हायर स्टेट पे पहुंच गया, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन ने एक हाई एनर्जी को क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है। तो कहीं ना कहीं EV जो पुराना जो क्या था उसका माइग्रेशन पॉइंट था, उससे कहीं ऊपर जाएगा, बिकॉज नाउ इट हैज अब्सॉर्ब द हायर एनर्जी लेवल ऑफ E, बिकॉज आई हैव सेड द E इज ग्रेटर देन Eg, दैट मींस Eg से बड़ा है, लेकिन इट हैज गॉट सर्टेन वैल्यूज और वेरिएशंस। तो अगर कम E रहा तो हो सकता है ये यहां से यहां जंप मारा, ज्यादा E रहा तो वो ज्यादा जंप मारेगा, एंड हियर अगेन इट विल लीव अ होल बिहाइंड।
एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। और जनरेशन के लिए जो मैंने मीन्स यूज किया है वो क्या है, फोटो एनर्जी, या मैं बोल सकता हूं फोटो एनर्जी या फोटोन एनर्जी, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड फोटोनिक जनरेशन। इज द पार्ट क्लियर? तो आपको एक फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि फोटोनिक जनरेशन का बेसिक फंडामेंटल क्या है। आपके साथ जो आप लाइट इमिट करोगे या क्या करोगे, आप फॉल कराओगे आपके मटेरियल के ऊपर, उसके इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो ई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं ईजी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? साथ में अब्सॉर्प्शन या फिर जनरेशन का केस तभी पॉसिबल है जब वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ योर इनकमिंग लाइट इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेवलेंथ। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल वेवलेंथ? द लैम्डा मैक्स इज नथिंग बट द क्रिटिकल वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा सी, which is equals to of hc divided by of eg. Is that part clear? तो यार अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल करने की कोशिश करूं तो डिटेल ऐसा कर सकता हूं मैं, ध्यान देना कि अगर आप क्या कर रहे हो, इस मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल करा रहे हो, तो मैंने ये देखा है कि इफ द लैम्डा इज बीन इंक्रीज्ड और आप क्या कर रहे हो, इसके अक्रॉस करंट आई का क्या ले रहे हो, रिलेशनशिप ले रहे हो। आपने क्या किया, इस बार के अक्रॉस क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, और आप क्या कर रहे हो, यहां करंट आई मेजर कर रहे हो, आई मेजर कर रहे हो। तो ये देखा गया है अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा, अप टू सम, चलो लैम्डा की जगह में इसको न्यू लो, ज्यादा अच्छा होगा। न्यू क्या होगा, न्यू क्या होगा, न्यू इज पता है आपको, ई इज इक्वल्स टू ऑफ एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक। तो ई इज इक्वल्स टू होता है क्या, एच न्यू, क्या होता है, एच न्यू। तो यहां जैसे कि अगर लैम्डा आपने क्या निकाला है, यहां लैम्डा आपने मैक्सिमम निकाला है, तो उस लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या होगा, न्यू मिनिमम होगा, न्यू मिनिमम होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उससे ज्यादा वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, या फिर मैं ये बोल सकता हूं उससे कम फ्रीक्वेंसी को ये अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो जब आप एक कर्व बनाएंगे ना, तो आपका कर्व ये देखने को मिला है कि अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ न्यू कायदे से देयर इज नो अब्सॉर्प्शन, और उसके बाद अब्सॉर्प्शन चालू होता है एंड देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन करंट। किसमें करंट में चेंज मिला है आपको, इस करंट आई में चेंज मिला है। और ये चेंज मिला क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी नंबर 1, इंटेंसिटी नंबर 2, इंटेंसिटी नंबर 3। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जब आपका लैम्डा एक लैम्डा क्रिटिकल से छोटा था, लैम्डा क्रिटिकल से छोटा था, तो एज सच देयर वाज नो करंट। क्यों करंट नहीं था, क्योंकि देयर वाज नो अब्सॉर्प्शन। तो कायदे से जब तक आपके फोटोनिक जो आप लाइट फॉल करा रहे हो उसमें एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू क्रिटिकल से छोटा है तो कोई अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों, न्यू एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा क्रिटिकल मैंने बेसिकली रिफर किया लैम्डा मैक्सिमम के लिए, तो कहीं ना कहीं जो न्यू क्रिटिकल होगा उसको मैं रिफर करूंगा किसके लिए, न्यू मिनिमम के लिए। तो न्यू मिनिमम से पहले तो कोई अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। अब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो करंट क्या होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो होंगे इसके पास, उसके कारण करंट तो फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आपने न्यू को इंक्रीज किया लैम्डा क्रिटिकल से, या फिर मैं ये बोलूं जैसे ही आपने लैम्डा को डिक्रीज किया लैम्डा क्रिटिकल से, तब अब्सॉर्प्शन चालू हुआ है। और अब्सॉर्प्शन चालू हुआ है तो ढेरों इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग व्हाट, इंक्रीमेंट इन करंट। तो इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, इसका मतलब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है। इंटेंसिटी मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। इंटेंसिटी का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फोटोन पैकेट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ है, आपने नंबर ऑफ फोटोन पैकेट्स की स्पीड बढ़ाई है, या फिर फोटॉन्स तेजी से आ रहे हैं। अगर फोटोन तेजी से आएंगे तो कहीं ना कहीं यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स का जनरेशन भी बढ़ेगा, और उसके कारण यहां की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, इट्स नथिंग बट दी नंबर ऑफ फोटोन पैकेट पर यूनिट एरिया। भैया एरिया तो फिक्स है मान के चल रहा हूं, पर यूनिट टाइम सेकेंड। तो ये है फोटोन पैकेट, फोटोन पैकेट फॉलिंग, फोटोन फॉलिंग। तो यार अगर फोटोन पैकेट अगर पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा फॉल करेगा तो यहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की जनरेशन होगी, और उसके कारण आपको क्या मिलेगा, करंट भी ज्यादा मिलेगा। इस सर पार्ट क्लियर? तो ऐसा चीज को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। और यहां आपको करंट जीरो नहीं मिलता, इट्स कॉल्ड डार्क करंट, आई डार्क। इट इज इन यूज टू बी मिली एम्पियर्स, और ये होगा आपका गामा। गामा यूनिट क्या होगी इसकी, हर्ट्ज, हर्ट्ज। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए ये जैसे खत्म होता है, नाउ वी कैन टॉक इट अबाउट द फोनॉन जनरेशन। फोनॉन, इसमें अब डिटेल नहीं करूंगा मैं यार, देखना फोनॉन जनरेशन। तो यार लिख लेंगे फोनॉन जनरेशन, तो ध्यान लेंगे, लिख लेंगे पहला पॉइंट
the thermal excitation is the driving point for the phonon generation. Thermal excitation is the driving point for the phonon generation. जिसका मतलब ये हुआ कि आपका एक बार है, सेमीकंडक्टर बार, आप उसको क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आप, हीटिंग कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, अगर आप इसके लैटिस स्ट्रक्चर पे जाके इसकी स्टडी करें या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके इसकी स्टडी करें, सो एटम्स विल बी कनेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ लैटिस। लैटिस के फॉर्म में क्या है, ये कनेक्टेड है। अगर ये लैटिस के फॉर्म में कनेक्टेड है, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, कनेक्टेड है। तो अगर बाय द वे आपने क्या किया है, पूरे के पूरे बार के अक्रॉस टेम्परेचर को अगर रेज किया है, तब होगा क्या, दैट thermal energy will be absorbed by the individual atom and the individual atom will start vibrating। और अगर individual atom by the way vibrate कर रहा है, तो ये highest possible है कि इसके outer most cell में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उसके पास kinetic energy तो वाकई में बहुत ज्यादा थी, और अगर हिल रहा है and if it gets good amount of kinetic energy that electron may release। तो अगर by the way मैं ये देखूं, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप था वो रिलीव हो गया है बाहर की तरफ और क्या बन गया, पीछे होल बना लिया है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, बाकी सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, हो सकता है ये एटम ने क्या किया है, अच्छा खासा वाइब्रेशन एक्सपीरियंस किया है। तो लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ई एच पेयर जनरेशन, पेयर जनरेशन, जनरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, मैंने पहले भी बोला था क्या, वाइब्रेशन। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट इन फोनॉन जनरेशन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द एटम्स गेन गुड अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, and they starts vibrating from their place, from its place, and hence it is probable they may lose their electrons which are loosely coupled, which is loosely coupled। ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो कहां रखे हुए हैं, विद इन अ ब्रैकेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, hence lead EH pair generation। तो यहां ध्यान देना, यहां लाइट के अब्जॉर्प्शन के कारण आपका EH पेयर बना था, और यहां आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया बार के अक्रॉस, वो टेम्परेचर ने एटम को क्या किया, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी देगा। तो एटम अपनी जगह से भाग तो नहीं सकता, वो अपनी जगह ही लेगा, और अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो हो सकता है उसके जो लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कहां होगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री कर जाए। अगर वो फ्री करेगा तो पीछे एक होल छोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन खुद लिव हो गया, फिर से क्या हुआ, इट्स अ जनरेशन ऑफ द EH पेयर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो फोनॉन के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नाउ विल गो टू द लास्ट वन। जैसे ही फोनॉन खत्म होता है, नाउ विल मूव इट टू द लास्ट वन, एंड देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट आयनाइजेशन। Impact ionization का मतलब ये नाम से समझ में आ रहा है। देखो बाय द वे, अगर आपने इस बार के अक्रॉस क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना क्या कर ले, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें कि वो आसपास में एटम में जाके टकराएं, और एटम में जाके टकराने के बाद हो सकता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो जाके टकराता है, बाय द वे टकराता है तो कहीं ना कहीं क्या होने जा रहा है, वो अपना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन भी इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया सच दैट इट कैन गेट फ्रीड, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। तो यहां जो इंपैक्ट आयनाइजेशन है उसका कहानी कुछ अलग है। तो लिख लेंगे इंपैक्ट आयनाइजेशन इज प्रेजेंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इसका मतलब अब यहां जो कंडीशन है उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना होगा। फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल बैटरी अक्रॉस योर बार। It could be P, it could be N or extrinsic, or it could be even intrinsic। दूसरा, if the free electron gains the sufficient kinetic energy, that it collides with the nearby atom and releases the electron, the process is called impact ionization। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ठोक रहा है,
इम्पैक्ट का मतलब ठोकना ही होता है, इम्पैक्ट करने का मतलब ठोक रहा है नियर बाई एटम्स को और उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ, वो एटम पहले क्या था, न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था? जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, आयनाइज्ड, पॉजिटिवली आयनाइज्ड हो चुका है। तो ये जो आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन हुआ है वो ठोकने के कारण हुआ है, सो इम्पैक्ट। और ठोकने के बाद वो जो क्या है, एटम आयनाइज्ड हो गया है, सो आई कॉल इट इम्पैक्ट आयनाइजेशन। तो ओवरऑल कहानी ये है कि बाय द वे ये लैटिस स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन बैठा हुआ था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ठोकने आया, ये इलेक्ट्रॉन है। तो कल के दिन हो सकता है ये भाई क्या करे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके बाहर ले जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये 2। और ये इलेक्ट्रॉन के पास अच्छी खासी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, जो इसने ट्रांसफर कर दिया किस पे, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे या लैटिस स्ट्रक्चर पे। तो यार देखो, तीनों का मीन्स अलग अलग है, तीनों का मीन्स अलग अलग है। यहां लाइट सबसे पहले अब्सॉर्ब हुआ, और अगर लाइट के साथ एसोसिएटेड फोटोनिक एनर्जी की वैल्यू अगर Eg से एक्सीड की, या फिर लाइट के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा क्रिटिकल से अगर लोअर है तो ये अब्सॉर्ब होगा, और एक फोटोन पैकेट अगर अब्सॉर्ब हुआ तो उसके बिहाफ में एक EH पेयर क्या होगा, जनरेट होगा। सिमिलरली मैंने यहां भी बताने की कोशिश की, जैसे कि आप लैम्डा की वैल्यू को लैम्डा मैक्स से कम रखोगे, वैसे ही आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, कहाँ, लाइट की ओपन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से। अगर हुआ तो ऑब्जॉर्प्शन होगा, बट ऑब्जॉर्प्शन होगा इसका क्या मतलब समझ में आया कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक ही EH पेयर जनरेट होगा। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा फोटोन आए तो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन ऑफ EH पेयर होगा। ज्यादा से ज्यादा फोटोन आने का मतलब एनर्जी चेंज हुआ फोटोन का, कि इंटेंसिटी चेंज हुआ, इंटेंसिटी चेंज हुआ। तो आप अलग अलग इंटेंसिटीज में जब वर्कआउट करोगे ना, तो करंट आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्यों, जैसे जैसे आप क्या करोगे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं EH जनरेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर EH जनरेशन इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो उसी वोल्टेज में आपको ज्यादा करंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी तो नहीं है, लेकिन एक चीज समझ में आया होगा इन सब कहानी में देख के, दे आर वेरी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर डोपिंग। डोपिंग में आपने क्या किया था, जब डोपिंग इंक्रीज कर रहे थे ना, बाय द वे डोनार डोपिंग इंक्रीज कर रहे थे थर्मल इक्विलिब्रियम में एक सर्टेन टेम्परेचर में, तब हो क्या रहा था, N का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और P का क्या हो रहा था, घट रहा था, सच दैट N into P = 10I²। लेकिन ये जनरेशन का केस कुछ खतरनाक केस है। खतरनाक केस का मतलब, यहां अगर आपने जनरेशन किसी भी मीन से किया है तो एक इलेक्ट्रॉन पीछे एक होल छोड़ के जा रहा है। और मजेदार चीज ये है, इन केस ऑफ जनरेशन concentration of electron and concentration of hole both are increasing। तो लिख लेंगे नोट, जनरेशन एंड डोपिंग इज क्वाइट डिफरेंट, जनरेशन एंड डोपिंग इज क्वाइट डिफरेंट। इन डोपिंग N into P = 10I² लिख लेंगे। इसका मतलब अगर एक रेज कर रहा है बिकॉज ऑफ डोपिंग, तो दूसरा डिक्रीज होगा, सच दैट दे विल बी हैविंग अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। But in case of generation, N and P both increases, and they'll not be equals to of Ni², and they'll not be equals to of Ni²। Is that part clear? हाँ, N into P Ni² हो जाएगा जब कायदे से आपका सेमीकंडक्टर बार जो है वो कहाँ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब कोई सा भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स नहीं रखे हुए। एक्सेस क्या है, अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, तो मैं मान के चलता हूं यू हैव फेयर आइडिया अबाउट द जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं इसके जस्ट बाद वाले में, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।